एक वक्त था जब भारत में एक ऐसा ब्रांड था जो नोकिया और सैमसंग से भी आगे निकल गया था। एक ऐसा नाम जिसकी गूंज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक थी। जी हां, ये कहानी है माइक्रोमैक्स की। तो सवाल यही उठता है कि आखिर भारत के नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड का हुआ क्या। एक पल तो वो हर जगह थे, हर दुकान पर, और देखते देखते बाजार से जैसे गायब ही हो गए। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। साल 2014 में माइक्रोमैक्स ने भारत के स्मार्टफोन मार्केट का 22% हिस्सा अपने नाम कर लिया था। मतलब उन्होंने सैमसंग जैसे ग्लोबल जायंट को भी पीछे छोड़ दिया था। और इससे आप उनकी कामयाबी का अंदाजा लगा सकते हैं। 2014 में जब वो अपनी पीक पर थे तो कंपनी की वैल्यूएशन करीब 21,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी। सोचिए, उनके विज्ञापनों में बॉलीवुड के अक्षय कुमार से लेकर हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन तक नजर आ रहे थे। लेकिन उनके गिरने की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उनके उठने की कहानी को समझना होगा। और मजे की बात यह है कि उनकी कहानी मोबाइल फोन से शुरू ही नहीं हुई थी। ये बात है 2007 की। को फाउंडर राहुल शर्मा पश्चिम बंगाल के एक गांव गए जहां बिजली की बहुत किल्लत थी। वहां उन्होंने देखा कि एक पीसीओ बूथ ट्रक की बैटरी से चल रहा था। और बस वही उन्हें ये बात समझ आ गई कि असली भारत को फैंसी फीचर्स नहीं बल्कि एक भरोसेमंद रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए। और इसी एक ऑब्जर्वेशन से उनका पहला बड़ा आइडिया पैदा हुआ। 2008 में उन्होंने लॉन्च किया माइक्रोमैक्स X1i, जिसमें एक ही क्रांतिकारी फीचर था, एक ऐसी बैटरी जो 23 दिन का स्टैंड बाय टाइम देती थी। ये फोन खास उन ग्रामीण इलाकों के लिए था जहां बिजली आती जाती रहती थी। और नतीजा, पहले 10,000 फोन सिर्फ 10 दिन में बिक गए, वो भी बिना किसी एडवर्टाइजिंग के। कमाल था ये। तो देखिए, वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि वो सीधे सीधे नोकिया से नहीं टकरा सकते, जिसका मार्केट में 60% का दबदबा था। उन्हें जीतने के लिए कुछ हटकर कुछ स्मार्ट करना था। और ये थी उनकी स्ट्रैटेजी। उन्होंने उन फीचर्स को पकड़ा जिन पर बड़े ब्रांड्स ध्यान ही नहीं दे रहे थे। सबसे बड़ा गेम चेंजर, डुअल सिम। लोग यही तो चाहते थे, एक नंबर पक्का और दूसरा ऑफर्स के लिए। माइक्रोमैक्स ने उन्हें वो दिया। साथ में कॉल रिकॉर्डिंग, लाउड स्पीकर, स्टाइलिश डिजाइन। मतलब उन्होंने असल में भारतीय कंज्यूमर की नब्ज पकड़ ली थी। लेकिन उनका असली मास्टर स्ट्रोक प्रोडक्ट में नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन में था। जहां बड़े ब्रांड्स दुकानदारों को बस 1 या 2% का मार्जिन देते थे, वहीं माइक्रोमैक्स ने सीधा 4 से 5% ऑफर किया। इसका असर क्या हुआ? अरे हर दुकानदार खुद माइक्रोमैक्स का सेल्समैन बन गया। ये एक जीनियस मूव था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इंडस्ट्री में एक और बड़ा बदलाव आने वाला था और माइक्रोमैक्स उस लहर पर सवार होकर टॉप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार था। और ये बदलाव था फीचर फोन से स्मार्टफोन का। लेकिन उस वक्त के स्मार्टफोन बहुत बहुत महंगे हुआ करते थे। और यहीं माइक्रोमैक्स को एक जबरदस्त मौका दिखा, आम भारतीय के लिए सस्ते दाम पर स्मार्टफोन बनाना। और ये वो हथियार था जिसने बाजार को हिला के रख दिया। 2012 में आई कैनवस सीरीज। सोचिए, बड़ी 5 इंच की स्क्रीन, डुअल कोर प्रोसेसर, वो सब कुछ जो एक महंगे फोन में होता था अब मिल रहा था सिर्फ 10,000 रुपए में। आधे दाम में प्रीमियम फील। इसने तो मार्केट में आग लगा दी। और ये रहा उसका नतीजा। 2014 की दूसरी तिमाही तक ये ऑफिशियल हो गया। 22% मार्केट शेयर के साथ माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को भी पछाड़कर भारत का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बनने का इतिहास रच दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जितनी तेजी से आप ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकते हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी नाकामी के बीज उनकी ही कामयाबी के तरीके में छिपे थे। यहीं पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। देखिए, माइक्रोमैक्स असल में फोन बनाता नहीं था, वो बस चीन से बने बनाए फोन पर अपना ठप्पा लगाकर बेचता था। तो जब शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसे चाइनीज ब्रांड्स खुद इंडिया आए तो वो बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर कैमरे और लेटेस्ट फीचर्स लेकर आए, वो भी उसी दाम पर। माइक्रोमैक्स के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और फिर आया वो फाइनल ब्लो जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 2016 में रिलायंस जियो का लॉन्च, मुफ्त 4G डेटा के साथ। पूरा देश रातों रात 4G पर शिफ्ट हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, जियो चलता था सिर्फ 4G फोन पर, और माइक्रोमैक्स, उनके सारे के सारे फोन 3G थे। रातों रात उनका पूरा का पूरा स्टॉक कबाड़ बन गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये गिरावट कितनी भयानक और तेज थी। 2014 में वो टॉप पर थे, 2016 में जियो आया, 2018 तक 60% से ज्यादा रेवेन्यू खत्म, और 2019 तक मार्केट शेयर 1% से भी नीचे। सिर्फ 4 साल और पूरा साम्राज्य ढिन गया। और पैसों का जो नुकसान हुआ वो तो सोच से भी परे था। एक कंपनी जो कभी 21,000 करोड़ की थी, वो गिरकर सिर्फ 1,550 करोड़ की रह गई। सब कुछ बिखर गया था। तो क्या ये कहानी का अंत है? क्या माइक्रोमैक्स खत्म हो गया? पूरी तरह से नहीं। अब सवाल यह है कि क्या दूसरा मौका मिल सकता है? देखिए, कंपनी बंद नहीं हुई, बस उसने अपना रास्ता बदल लिया। वो वापस अपनी जड़ों की तरफ गए।
फीचर फोन मार्केट पर फोकस किया, जहां आज भी डिमांड है। साथ ही टीवी, लैपटॉप जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हाथ आजमाया। और एक दिलचस्प बात, एक फाउंडर ने तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का एक नया वेंचर भी शुरू कर दिया है। और देखिए, वापसी एकदम नामुमकिन भी नहीं है। इसका एक उदाहरण भारत में ही है, लावा। वो भी एक इंडियन ब्रांड था, लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर वापस मार्केट में अपनी जगह बना ली। तो एक उम्मीद तो है। और यहीं पर माइक्रोमैक्स की कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। ये एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन आज के इस बाजार में, जहां दुनिया भर के बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, क्या कोई इंडियन चैंपियन, कोई देसी ब्रांड फिर से टॉप पर पहुंच सकता है?